अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा इज़रार। चलो बात करें के साथ, चूँकि ईद गुज़र चुकी है और तरह तरह के अनवाअ इक़साम के खाने और गोश्त की महफ़िलें और बारबेक्यू और शाही दस्तरख़्वान, हर तरह के खाने खाने के बाद जो फिर बाद के असरात होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए आज ही हमारा मौजू है। हमारे शुरका में आज शामिल हैं जनाब बहुत ही मोतबर हमारे हरदल अज़ीज़ हकीम आगा गफ़ार साहब, हमारी डॉक्टर हैं डॉक्टर जवेरिया महमूद, माहिर ग़िज़ाइयत हैं और डाइट प्लानर हैं बीन इस्तेमाल। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा आगा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा कि जैसे ये आजकल के ये ईद के बाद की जैसे ये गोश्त और फिर हर तरह का मीट खाया जाता है जिसमें बीफ भी शामिल है और मटन भी है, तो इनका एक मुनासिब तनासब कितना होना चाहिए कि आप जो खा रहे हैं कि खुदारा इससे ज़्यादा ऊपर ना जाएं? देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा कुर्बानी की कि जिन लोगों ने कुर्बानी की है दरअसल वो मजहबी फरीज़ा अंजाम दिया है जी। अगर मजहबी फरीज़े की बुनियाद पर बात की जाए तो जो हमें तालीम दी गई है वो ये कि तुम जो कुर्बानी करो उसके 3 हिस्से करो। एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और बाकी एक हिस्सा तुम्हारे लिए। जी। अगर मैंने कुर्बानी की है और मेरे हिस्से में जो 1/3 गोश्त आया है उससे मैं कितने दिन वो गोश्त खा सकता हूँ। आम तौर पर जो हमारा रिवाज हो गया है वो ये कि आम तौर पर ईद के बाद तकरीबन 15-20 दिन तक गोश्त की दुकानें नहीं खुलती। तो इसका मतलब ये कि वो जो गोश्त हमारे पास है वो अगले 15 या 20 दिन के लिए मौजूद है। अगर इस बात को सामने रखा जाए तो मैं अर्ज करता हूं कि हमें गोश्त की ज्यादती बहुतात खाने से डेफिनेटली परहेज करना चाहिए और हर चीज को इन लिमिट्स खाना चाहिए। यहाँ पर मैं क्लासिफाई करूंगा 3 मुख्तलिफ चीजों को। सबसे पहली बात यह कि जो लोग नॉर्मल हैं वो कितना गोश्त खाएं, वो लोग जो जिगर के या कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं वो कितना गोश्त खाएं, और वो लोग जो इसके अलावा किसी चीज के मरीज हैं यानी गुर्दे के मरीज हैं या डायबिटीज के मरीज हैं उनको कितना गोश्त खाना चाहिए। इनको अगर हम क्लासिफाई कर लें तो, और इसलिए मैं क्लासिफाई करना चाहता हूं कि शायद इन 3 के बाद चौथी किस्म हमारे यहाँ शायद 1% या 2% हो, बाकी 90% इन्हीं 3 चीजों पर डिपेंड करते हैं। जी बिल्कुल आगा जी, ऐसा ही है कि यही देखा गया है कि रेफ्रिजरेटर भरे जाते हैं, मुस्तकीन तक तो पहुंचना एक बहुत दूर की बात है। बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, जैसे आगा जी ने भी ये बात की कि एक मुनासिब हद तक जो है आप डाइट प्लान को कैसे आगे फॉलो करवाती हैं कि जैसे कोई पेशेंट है, कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है या ये हाइपरटेंशन के हैं या कोई दीगर ऐसे अमराज कल्ब से, तो उनको आप कैसे गाइड करते हैं कि आपने बकरा ईद किस तरीके से मनानी है? जी देखिए, जब भी बकरा ईद का पूरे साल के बाद मौका आता है तो लोग एक्सेसिव फैट्स और एक्सेसिव मीट ले लेते हैं जिससे उनको हार्ट बर्न, एसिडिटी और इस तरह के कोलेस्ट्रॉल जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं आपकी बॉडी में। हर चीज़ आपके ब्लड में हो रही है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन योर ब्लड। तो जो आपके खून की सफाई है, डिटॉक्सिफिकेशन है, क्लियरेंस है, वो बहुत ज़रूरी है। और वो तब मुमकिन है जब आप गोश्त का इस्तेमाल करें पर उसके साथ कार्बोनेटेड बेवरेजेस बिल्कुल ना लें। नीम गर्म पानी, सादा पानी, कहवों का इस्तेमाल खाने के बाद किया जाए तो आपकी डाइजेशन भी अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ जो आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो भी ठीक होगा। दूसरी बात है, जब भी बकरा ईद आती है तो लोग प्रोटीन इनटेक, तो नॉर्मली जो गरीब लोग हैं उनकी पहुंच से गोश्त दूर है, तो कोशिश करें कि जो हमारी स्टोरेज टेक्निक्स हैं 4 to 6 वीक्स यानी 4 से 6 हफ्ते तक आप उस गोश्त को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आप थॉइंग प्रोसेस कर रहे हैं, मीन टू से दैट आप बार बार खाने को बना लेते हैं और फिर दोबारा आप उसको गर्म कर रहे हैं। उसमें भी माइक्रोबियल ग्रोथ, क्योंकि गोश्त एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ है। मीन टू से दैट आपने बाहर रख दिया तो उसमें, क्योंकि आजकल वैसे भी आपको पता है बरसात का मौसम है, तो खाना जितना फ्रेश हो, अच्छा हो, उसकी मिकदार आपकी बॉडी में, मतलब आपकी बॉडी का जितना वजन है, आपकी उम्र क्या है,
बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, BMIs क्या है, आपको किस किस्म के मसाइल हैं, किस किस्म की नहीं है। खैर जो मतलब बेसिक चीज़, जो बेसिक हेल्थ गोल है वो तभी अचीव किया जा सकता है जब हम मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। और सेहतमंद कौमी सेहतमंद मुआशरे बनाती हैं, और ये तब बनता है जब आपकी खुराक, आपकी टेबल और आपका जो मील है, पर डे मील है या पर टाइम मील है, बर वक्त खाना लेते हैं, पोर्शन साइज कंट्रोल करते हैं। ये नहीं कि आपने सुबह भी मतलब मीट कंजप्शन की, दोपहर को भी, फिर रात को भी। तो इट्स लाइक सेल्फ कंट्रोल के आपको कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं और कितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं। आप मतलब उसके बरक्स आप अपना जो है वो मील प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं, या आप ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बेहतर कर सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल, एतदाल हर हाल में बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं कि आपने अगर बकरा ईद है तो बस आप सुबह शाम गोश्त ही ना कहीं खाते रहे। ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा बिनिश, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जैसे आप डाइट प्लानिंग करती हैं, लोगों को बताती हैं कि जी इतनी मिकदार में ये चीज़ खानी है, इतनी मिकदार में ये चीज़ खानी है। तो जैसे ये होता है कि फ्रूट्स का और बाकी इनटेक, इनके साथ गोश्त के साथ क्या आप फ्रूट की इनटेक आपकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए जी, वही बात है कि पूरा साल तो लोग उस तरह से मटन खाते ही नहीं है जी। और आपको देखा ही होगा आपने, बहुत सारे लोग जो हैं वो मटन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं खरीदते कि बहुत एक्सपेंसिव है। जाहिर बात है, चिकन इतना महंगा है तो मटन की तो क्या बात है। और जब कहते हैं ना मजे की बात है, जब उनको मुफ्त में मटन मिलता है तो वो इतना खाते हैं। और फ्रूट जो है वो जाहिर बात है कोई चीज नहीं है ना, जैसे उनके लिए छिलका है, तो वो फ्रूट भी खाएंगे। और अभी अच्छा, जैसे आगा जी बात हो रही थी अभी, इन्होंने डॉक्टर जवेरिया ने भी ये बात की कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बजाय कहवे का इस्तेमाल करें। तो आपके पास तो माशाल्लाह इतनी अच्छी रेसिपीज़ होती हैं, आप इतना अच्छा बताते हैं, तो आज कोई हमसे शेयर करे ना कोई कहवे की अच्छी रेसिपी। मैं आपसे करूं, जितनी भी चीजें हमारे यहाँ रिवायत में लिखी गई हैं उसमें जो चीज हम जिसे हैवी कहते हैं, चाहे वो हलीम है, चाहे वो पाए हैं, चाहे वो न्यारी है, चाहे वो कोई भी हैवी डाइट है, उस पर हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है कि अदरक को स्लाइस करके ऊपर छिड़क दिया जाए। ठीक है। अदरक एक बहुत बड़ा स्टिमुलेटर है और जिंजर वाटर का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया कि कार्बोनेटेड वाटर की जगह पर सादा गर्म पानी इस्तेमाल करें, मैं उसमें 2-3 चीजें जरूर बढ़वाना चाहूंगा। नंबर 1, अदरक उसमें डालने, पुदीना डालने, उसको बहुत अच्छी तरह उबाल लें। अगर उसमें बड़ी इलायची शामिल कर लें तो कार्डमम हो गया, तो इसका मतलब ये कि वो हाजमे का जो हमारा लाल रंग का टिंचर हुआ करता था वो हो जाएगा। अगर उसमें मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट 1 चुटकी डाल दिया जाए तो उसकी pH वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी एसिडिक वैल्यू खत्म हो जाएगी और उसकी जो pH है वो 7 से ऊपर चली जाएगी। लिहाजा ये कावा जिसमें अदरक हो, पुदीना हो और बड़ी इलायची हो, ये 3 चीजें डाल करके डॉक्टर साहब के मशवरे के पेश नजर गर्म पानी अगर आप पी लें तो फिर कार्बोनेटेड वाटर से ज्यादा फायदा होगा और उससे इंशाअल्लाह ताला खाना हजम करने में बेहतरी आ जाएगी। पहली बात। दूसरी एक और बात डॉक्टर साहब की मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आप अगर फ्रिज में, फ्रीजर में गोश्त रखते हैं तो खुदा के लिए एक वक्त के इस्तेमाल का पैकेट बना के रखिए और वो निकालिए, एक वक्त इस्तेमाल कर लीजिए। बार बार खाना निकाल कर गर्म करके दोबारा गर्म करने वाला जो सिलसिला है वो बहुत खराब है, उससे गुरेज करना चाहिए। अगर इस तरह कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ एक हेल्दी आदत होगी और खराबी से कम खराबी तो यकीनन हो जाएगी। बिल्कुल आगा जी, बात ऐसी है कि हमने जदीद दौर के तकाज़े तो सीख लिए हैं, मगर जो इनका मुज़र असरात हैं, जितना ये आपकी सेहत को चीज़ें डैमेज करती हैं, ये हम लोगों ने ये कभी नहीं बताया कि माइक्रोवेव में बार बार खुराक गर्म करने से कितना उसकी ग़िज़ाई इफ़ादियत ही सब ख़त्म हो जाती है और कितने मुज़र असरात आ जाते हैं। ये बात बिल्कुल समझने की है कि जो चीज़ें आप रोज़मर्रा की आपके इस्तेमाल में हैं वो कैसी है। अच्छा, ये जैसे आगा जी आपने भी अभी ये बात की कि ये गर्म पानी का एक इस्तेमाल और कहवे का आप इस्तेमाल करते हैं, अदरक का करते हैं, कौन से ऐसे मसाला जात हैं, कौन सी ऐसी मतलब आप हर्ब्स उनको आप कहें कि हमें इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो कुर्बानी के गोश्त में हमें ज़रूर लाजमी इस्तेमाल करें ज़रूर?
मैं आपसे अर्ज करूं कि गरम मसाला पाउडर में कचरी पाउडर ऐड कर लीजिए जी। ये न सिर्फ ये कि गोश्त को हजम करने में हमारे जिस्म की मुआवनत करेगा, बल्कि हमारे यहाँ एक तस्वुर जो गरम मसाले का हो गया है, क्योंकि गरम मसाला है वो बहुत गरम है। मैं आपसे अर्ज करूं कि गरम मसाले को अगर अलग अलग करके पढ़ा जाए तो मुझे हैरानी होती है कि कौन ऐसा शख्स है जो गरम मसाले को बुरा कह सकता है या गरम मसाले को हजम के लिए नुकसानदेह करार दे सकता है। ना दालचीनी को, ना लौंग को, ना काली मिर्च को, ना बड़ी इलायची को, ना काले जीरे को बुरा कौन कहेगा हजम के निजाम के लिए। और यही वो चीजें होती हैं जो गरम मसाले में डलती हैं। अगर इस गरम मसाले में कचरी पाउडर ऐड कर दिया जाए तो कचरी पाउडर क्योंकि मीट टेंडराइजर है, गोश्त को जल्दी गलाने के काम आता है, तो डेफिनेटली हमारे हजम के निजाम के लिए बेहतर है, बल्कि इसका इस्तेमाल गोश्त के हजम करने के लिए हमारे जिस्म की मुआवनत करता है। और फिर मैं कहूंगा कि वो डॉक्टर जवेरिया वाला गर्म पानी और उसमें ऐड की हुई मेरी चीजें अगर डाल दी जाए तो अल्लाह की ज़ात से हजम बहुत बेहतर रहेगा। बेहतरीन है, बेहतरीन। और ये तमाम अशिया आपके घर के किचन में हर वक्त मौजूद रहती हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर बीनिश, आपसे मैंने ये बात पहले भी की कि ये फ्रूट्स का इस्तेमाल वो आपके लिए कितना ज़रूरी है कि आप जब ये इन दिनों में जिसको हम कहते हैं है ही एक बकरा ईद है, वही बात है कि गोश्त इधर से भी आ रहा है उधर भी आ रहा है, इन सब चीज़ों के साथ आप कौन सी सब्जियां या कौन सा फल इस्तेमाल करना उसके मुज़र असरात को काफ़ी हद तक कम कर देता है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देखें ना, अभी आगा साहब आपने बताया कि कचरी ऐड कर लेना गोश्त में, तो वो आपके निज़ाम हजम को ठीक करता है। ये वाली बात बिल्कुल सही है। और उसके साथ अगर जो सीजनल सब्जी है वो आप शामिल कर लें। लेकिन प्रॉब्लम ये कि मानसून चल रहा है और मानसून में सब्जी पेट खराब करती है, तो कोशिश यही करें कि बिल्कुल सब्जी ऐसी देख के लाएं जो गली सड़ी बिल्कुल ना हो। ये नहीं कि पुरानी सब्जी ला कर रख ली, ताज़ी सब्जी लेकर आए। और मटन जो है वो कोशिश करें कि वही जो है कि ताज़ा जो है 1-2 दिन वाला, इससे ज्यादा पुराना इस्तेमाल मत करें। और बिल्कुल ताज़ी सब्जी जैसे कि तरी है या भिंडी है, उसको डाल के अगर आप गोश्त बनाएंगे तो उससे एक तो प्रोटीन लेवल ज्यादा बढ़ता है और सब्जी के साथ गोश्त जब मिलता है तो वो आपकी बॉडी से डिटॉक्स करना शुरू कर देता है, उसके मुज़र असरात जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, जहाँ फलों की बात आती है तो बजाय पूरा दिन आप गोश्त खाएं, सुबह कलेजी भी लोग खाते हैं, दोपहर को बिरयानी भी खाते हैं, आप देखें पाए भी खाते हैं, रात को आपको पता है कि वो लैम्प तो कहीं नहीं गई, अब 20 के टिक्के कहीं नहीं गए। तो ये तो हद से ज्यादा आप गोश्त ले रहे हैं ना एक दिन के अंदर। तो जब आपको इतनी बीमारियां हैं उसके साथ साथ अगर आप इतना गोश्त खा लेंगे तो और नुकसान होंगे। तो आप कोशिश ये करें कि जिस तरह के दोपहर को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो उस वक्त तो आप जरा गोश्त अवॉइड कर लेना। उस वक्त आप फल वगैरह ऐड कर लें, जैसे कि आड़ू आए हुए हैं आजकल, आम बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो दोपहर को जो है वो बजाय इतना ज्यादा खाना खाने के तो आप दही का प्याला ले सकते हैं। दही में जो है वो आड़ू डाल लिया आपने, आम डाल लिया, वो आप कर लिया। खुबानी बहुत अच्छी है, स्पेशली जामुन, अगर जो डायबिटिक है वो दोपहर को एक आड़ू और थोड़े से जामुन खा लें और उसके साथ और ऐसी चीज ना खाएं, दही का प्याला खा लें। तो कम से कम रात तक इंतजार तो करें ना कि हमें रात को खाना खाने के लिए हमारे पेट में जगह हो। लेकिन मसला ये कि यहाँ तो 3 वक्त अगर गोश्त नहीं खाएंगे लोग तो पता नहीं क्या होगा। और उसके बाद यही मैंने देखा है कि उसके बाद लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको बॉडी पेन स्टार्ट हो जाते हैं, वही तबियत खराब होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि फ्रूट्स को आप दोपहर को रख लें, जैसे कि 3 दिन अगर दावते हैं तो अब मसला ये होता है कि दोपहर को भी दावत होती है, रात को भी दावत होती है। अब रात को तो फ्रूट इतना आपको अफादियत नहीं पहुंचाता ना, तो दोपहर का वक्त ऐसा होता है कि उसमें आप कोशिश ये करें कि अपने आप को जो है वो फ्रूट पे रखें। और कच्ची सलाद बहुत अच्छी होती है बकरा ईद के मौके पर, लेकिन मौसम पर डिपेंड करता है। और ये मानसून है, ये मानसून में कच्ची सलाद मैं इतना प्रमोट नहीं करती हूँ, इसको अवॉइड करें। लेकिन फिर दोपहर को ये कर सकते हैं आप कि दोपहर को जो है वो दाल के साथ आपने रोटी खा ली। दोपहर को अगर आप प्रॉपर खाना खाते हैं तो आप दोपहर को दाल के साथ रोटी खा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, बड़ी ईद पे आप दाल का नाम लेंगी तो लोगों ने आपसे नाराज हो जाना है। डॉक्टर जवेरिया, मैं ये बिल्कुल इनकी बात आपकी तरफ लेकर आती हूँ कि जैसे ये इन्होंने बात की बीनिश ने कि लोगों का एक माइंड सेट भी ऐसा बन चुका है कि चूँकि बकरा ईद है, हमने गोश्त खाना ही खाना है और तीनों वक्त खाना है। तो आप अपने मतलब जो आपके पेशेंट्स कह लें या जिनके साथ आपका कंसल्टेशन चलता है या सारा कुछ, आप उनको कैसे एक माइंड सेट से निकालने की बात है कि इट्स ओके, अगर आप गोश्त नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा? देखिए कि पहले देखिए जान है तो जहान है। स्पेसिफिकली वो लोग एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हो चुकी हैं
उसके बाद वो लोग जिनके कोलेस्ट्रॉल के रिजल्ट या जिनकी लिपिड प्रोफाइल्स ठीक नहीं आई, ऑलरेडी उन लोगों को पता है कि उनको दिल का मसला है, उनके खून में ऑलरेडी लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की रेशो बहुत ज़्यादा है और बढ़ चुकी हुई है, तो इस ईद पे इन लोगों को ज़्यादातर मोहतात होने की ज़रूरत है। देखिए, जब भी कोई बीमारी होती है ना, वो बता के नहीं आती, पर इंसान को खुद अपने बारे में पता होता है कि उसने ये चीज़ तब, क्योंकि वो लोग जो कि आउट ऑफ सिटी रहते हैं और बाहर से खानों की कंजप्शन है, डीपली हाईली फ्राइड फूड खाते हैं, और फिर वो एकदम से कहते हैं कि ये हमारा जो एलडीएल्स हैं ये इतने हाई कैसे आ गए, और फिर मतलब लिपिड्स हाई होते हैं, उनके लिपिड प्रोफाइल खराब आती है और एकदम उनको एंजाइना पेक्टोरिस यानी हार्ट के मसले, और उसके अलावा जैसे खून में उनके जो चर्बी है, जो चर्बी या इस तरह का जो बाहर का जो मीट खाते हैं वो चीज़ें स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। तो हमने बेसिकली मीट कंजप्शन ज़रूर करनी है, पर हमने जो एक्सेसिव फैट है उसको स्टोर नहीं होने देना, क्योंकि देखिए चाहे 20 साल का बच्चा या बच्ची है, या 30 इयर्स है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, तमाम एज ग्रुप में 10 साल प्लस से लेके 70 साल का बंदा इस टाइम महफूज नहीं है अगर वो किसी भी किस्म का मीट प्रोडक्ट लेता है, यानी बीफ ले ले, मीट ले ले, किसी भी किस्म का प्रोडक्ट लेता है और उसको वो प्रॉपरली बॉडी में स्टोर कर रहा है, बर्न आउट नहीं कर रहा। देखिए बर्निंग हमारी होती है या हम डाइट के थ्रू करते हैं या हम एक्सरसाइज के थ्रू करते हैं, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट भी होता है ना कि हमने अपना जो हम गोश्त खा रहे हैं हमने उसको कैसे बैलेंस करना है। दूसरा, मुझे ये आगा जी की एक बात बड़ी पसंद आई, इन्होंने ये बात बड़ी क्लियरली अभी मेंशन की है, और यहाँ जो सुनने और देखने वाले हैं अगर वो इससे फायदा उठा सके तो उनको उठाना चाहिए। एक तो इन्होंने कैवे की रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बताई जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा, इन्होंने बताया कि जो गोश्त है ना, गोश्त वो बेसिकली एसिडिक इन नेचर होता है और हमने बॉडी को पीएच लेवल ही रेगुलेट करना है, हमने बेस लाइन करना है। अब इन्होंने जैसे डोज बताई कि एक चुटकी से ऊपर आपने बेकिंग सोडा या जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका इस्तेमाल नहीं करना, और कहते हैं जिस बॉडी का पीएच जबरदस्त है वो बॉडी जबरदस्त है, बेस्ट है, मतलब आपको स्वेटिंग में स्मेल नहीं होती, आप वैसे एक्टिव रहते हैं, आपका पीएच मेंटेन है तो आपकी बॉडी मेंटेन है। अब हमारे यहाँ पे लोग गोश्त बहुत बेतहाशा ईद के दिनों में या कुछ अरसे तक और इवन स्टोर्ड मीट भी खाते रहते हैं, और ये गोश्त वाहिद वो प्रोडक्ट है जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत भी दी है, पर ये हमारे लिए जहमत बन जाती है जब हम इसका एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं। जब हमें पता होता है कि ऑलरेडी दिल का मसला है, ऑलरेडी पता होता है कि खून में जो है ये रेशो ऊपर जा रही है, किसी भी टाइम आपको मतलब आपको यू कैन से स्ट्रोक हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, कोई क्लॉट कहीं पे फंस गया, नहीं निकल पा रहा, आप प्रॉब्लम में आते हैं, आप कैसे इंस्टेंटली हॉस्पिटल जाएंगे, रेस्क्यू करेंगे। अब फिर आप ब्लड थिनिंग की तरफ आते हैं, खून पतला करने वाली ग़िज़ाओं की तरफ चले जाते हैं। इतना खून थिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, खून थिक करेंगे उसमें आपके ब्लड में जो है वो कोलेस्ट्रॉल की और लिपिड्स की रेशो बढ़ेगी, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बिल्कुल डॉक्टर जवेरिया, आपकी बात से यही है कि किसी हद तक आपकी सेहत आपके अपने हाथों में है। इसी चीज़ को हम आपके साथ मज़ीद आके डिस्कस करेंगे, मगर अभी वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि डॉक्टर जवेरिया की आप बात सुन रहे थे कि उन्होंने यही कहा है कि कितनी हद तक सेहत आपकी अपने हाथों में है। जो रोज़मर्रा की खुराक आप खाते हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक शामिल हैं, उसमें एक आप छोटी छोटी चीज़ें अगर ऐड कर लें तो कितनी बेहतरी की तरफ आपकी सेहत और आपका निज़ाम हाज़म जा सकता है। अच्छा आगा जी, जैसे ये आपने अभी कावे की भी बात की, आपने बताया, और गरम मसाले की भी बात की, ये एक बहुत एक ट्रेंड चल पड़ा है ये कि जैसे सुन्नत इब्राहिमी हम किसी हद तक बहुत दूर हो चुके हुए हैं कि हमने एक हिस्सा अपने पास और बाकी रिश्तेदारों को और मुस्तहकीन को देना है। इधर तो देखा गया है कि बाज़ जगहों पे ऐसे कि बकरा ज़िबा किया है और वो पूरा का पूरा डीप फ्रीज़र में कुछ थोड़ा बहुत दे दिया गया। ये चीज़ एक लोगों के जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वैसे भी जो कुर्बानी का गोश्त होता है, चूँकि वो उसका खून इतना ड्रेन नहीं हुआ होता, तो आप इसको कितने अरसे तक रेफ्रिजरेट कर सकते हैं? एक एक्सपायरी डेट इसकी क्या होनी चाहिए? मैं आपकी जवाब देने से पहले 3 सवालों के जवाब दूं। कुर्बानी कैसे करनी चाहिए मेरा टॉपिक होगा। डॉक्टर जवेरिया ने अभी एक बात कही
कि जिन लोगों को इस एंजियोप्लास्टी हो चुकी है वो लोग जो है वो बहुत एहतियात करें। हमारे यहाँ तो तासुर ये हो गया कि जिससे एंजियोप्लास्टी करा ली वो कहते हैं मैं तो 0 मीटर हो गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 0 हो गया हूँ, सब खाऊंगा सब पीऊंगा। तो ये इंप्रेशन बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बिल्कुल ये लोग ऐसे अच्छा बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। दूसरी बात कुर्बानी की, मैं कुर्बानी के बारे में अर्ज करूं कि कुर्बानी के लिए अगर मैं सुन्नत इब्राहिमी सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करता हूं तो मेरे लिए जरूरी है कि कुर्बानी करते वक्त बकरे की या जानवर की 4 रगें कटनी चाहिए, उसके अलावा नहीं कटना चाहिए। जब वो 4 रगें कटती हैं और वो सांस में तंगी और सांस के साथ साथ प्रेशर के साथ उसके जिस्म से खून निकलता है तो वो खून कंपैरेटिवली ज्यादा महफूज रह सकता है, बजाय इसके कि उसको ज़िबा करते ही उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाए, उसके बाद उसके जिस्म में खून रह जाए तो उसका जो फ्रीजिंग पीरियड है वो भी कम हो जाएगा और खून में सड़ान बढ़ जाएगी। तो सुन्नत इब्राहिम पे अमल करेंगे तो आपको ज़िबा करते वक्त 4 रगें काटनी है, इसके अलावा कुर्बानी की रगें नहीं काटनी, गर्दन की हड्डी तोड़ने की इजाजत कसाई को नहीं देनी। ये तो पहली बात है। सुन्नत इब्राहिमी सुन्नत मोहम्मदी की बुनियाद जो है वो ये है कि इस कुर्बानी के गोश्त में गरीबों को शरीक किए बगैर कुर्बानी कबूल नहीं होती। गोश्त खाना मकसद जिसका है उसकी कुर्बानी तो वैसे ही कबूल नहीं होती। और अगर हम अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं तो फिर हमें गरीबों के पेट को भरना चाहिए, उनको हिस्सेदार बनाना चाहिए। ये वो मौके हैं जब उनका एहसास महरूमी दूर करना चाहिए, और जब तक कि आप वो दूर नहीं करेंगे तब तक ये तमाम चीजें बिल्कुल फजूल हैं। और अगर आपको अल्लाह के हुजूर अपनी कुर्बानी को कबूल करवाना है तो वो गरीबों की दुआएं ही हैं जो आपकी कुर्बानी को कबूल करवा सकते। बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल आगा जी, दुरुस्त फरमाया आपने ये, और बातें बहुत समझने वाली हैं कि काश ये ऐसे प्रोग्राम मज़ीद हों, लोगों को बताया जाए कि खुदारा ये जो कसाई इतने अनाड़ी किस्म के ले आते हैं और किस तरह के वो जानवरों पे कुर्बानी के जुल्म भी करते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि शायद कुर्बानी का एक ज़िबा करने का मसनून तरीका क्या है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की है। तीसरी बात जो है वो ये कि कितनी देर हम रख सकते हैं। मैंने आपसे अर्ज की कि खून अगर गोश्त में मौजूद है और आपने वो फ्रीज कर दिया है तो उसका जो बैक्टीरिया बनने का अमल है वो और तेज हो जाएगा जब तक कि खून निकल ना जाए। तो पहली बात जो मैंने दरखास्त की थी वो ये कि गोश्त को टुकड़े करवा के उसको साफ करके धोकर आप डेली की बुनियाद पर पैकेट बना करके फ्रीज कर दीजिए ताकि एक वक्त में गोश्त निकालें और उसको इस्तेमाल करें। अगर इस मुनज़्ज़म तरीके से आप तमाम गोश्त को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो नुकसानात हैं वो कम से कम हो जाएंगे। और अगर ये कावा जो मैंने दरखास्त की वो पी लें और अपनी पीएच को 7 पे रखने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। बिलाशुबा आगा जी, ये तो बातें वो हैं कि इसीलिए हम आपको अपने प्यारे आगा जी कहते हैं कि आपकी बातों में एक वो इतनी एक मुनासिब चीज़ आ जाती है, कोई बहुत महंगा डाइट प्लान या कुछ आप नहीं बताते, आप घर के किचन में से ही आप चीज़ें बता देते हैं कि आप ये इस्तेमाल कीजिए तो वो आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है। अच्छा बीनिश, जैसे अभी आपने आगा जी की भी बात सुनी कि आप कावा पिएँ, आप दूसरी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करें और एक मुनासिब हद तक चलें। अच्छा, ये आप लोगों को प्रमोट करती हैं कि सिर्फ डाइट नहीं, वॉक कितनी ज़रूरी है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं जुम्बा भी करवाती हूँ और योगा भी करती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि क्योंकि देखिए आपकी कैलोरीज से कहाँ बर्न होगी। हम कोई गांव देहातों में तो रह नहीं रहे ना कि जाएं उठें खेतों में जाएं, आपको पता है वो तो हमारा लाइफस्टाइल ही नहीं है। हम शहरों में सुबह उठते हैं सोफे पे बैठ जाते हैं। अच्छा, जो वर्किंग लोग हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर के ममालिक की तरह कोई पैदल चल के ट्यूब स्टेशन तक तो जाते नहीं है ना। पाकिस्तान में हम गाड़ी से निकल के गाड़ी में बैठेंगे, ठीक है ना। हमारी कोई ऐसी रूटीन नहीं है जब तक कि हम खुद ना निकालें। तो वर्कआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, जितना मैनुअल वर्कआउट आप करेंगे, जितना जो मशीन पे ना चले आप, ठीक है ना। मैं कभी भी जिम्स के हक में नहीं हूँ कि आपको मशीनों का सहारा लेना पड़े, ठीक है ना। जो आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले वॉक से बेहतर चीज है कुछ नहीं है। आप बाहर जाते हैं, आप दुनिया देखते हैं, आपकी आंखें ठीक होती हैं। बल्कि अब तो जो लेटेस्ट जो एक आप समझें कि नॉलेज आई है, जो आपके समझे कि आई से रिलेटेड भी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सारे यही कह रहे हैं कि गो फॉर अ वॉक। आप सिर्फ एक उधर अंदर कमरे में बैठ के ना करें, उससे आपकी आंखें भी रिकवर करती हैं। मतलब सोचे
कि नेचर कितनी जरूरी है हमारे लिए ना। इसी तरह योगा भी करें तो आप बाहर निकल के करें, अपने लॉन में कर लें, किसी खुली जगह में करें, ठीक है ना। तो आपके लिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। फिर आपके पास मैंने कहना जुम्बा या डांस वगैरह आता है तो वो आप करें, उससे आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, शुगर लेवल्स आपके ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो शुगर लेवल जब भी आपका हाई होता है तो हमेशा आपको 15 से 20 मिनट्स की वॉक कर लेनी चाहिए ताकि वो कंट्रोल में आ जाए। अब जैसे बिनिश आपने वॉक की बात की है, आजकल इतना गर्म मौसम है तो बहुत से लोग अवॉइड करते हैं कि जी हमने बाहर नहीं जाना, कि बहुत गर्मी है वॉक क्या करें। तो उसमें क्या आप कोई मुतबादल चीज़ भी ऐसी हो सकती है? जी देखिए, ये तो हम एक्सट्रीम वेदर की बात कर रहे हैं ना। एक्सट्रीम वेदर जब आते हैं तो मैंने कहा ना उस वक्त में फिर आपकी चॉइस है जुम्बा, आपने अपने घर में कर लिया, या योगा कर लिया अपने घर में। योगा तो आप बाहर भी कर सकते हैं और अंदर भी कर सकते हैं। बाहर करेंगे तो जारी पता है वो फ्रेश एयर मिलती है, आराम से मैंने कहा ना कि हर तरह से आपके लिए ठीक है। लेकिन जब एक्सट्रीम वेदर्स आते हैं, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, उन दोनों सूरतों के अंदर फिर आप जुम्बा स्टार्ट कर दें या योगा स्टार्ट कर दें घर के अंदर। और जैसे समझे कि सितंबर स्टार्ट होगा, पाकिस्तान का स्पेशली इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत अच्छा हो जाता है सितंबर के बाद। और अगर आपको लगता है कि गर्मी ज्यादा है, जैसे आप देखें आजकल मॉनसून का मौसम है तो रात को बारिशों की वजह से बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, देखिए 7 बजे के बाद, उस वक्त आप वॉक कर लें। मौसम तो आपने अपने मुताबिक करना है, लेकिन मौसम का बहाना वॉक आपके लिए जरूरी है क्या? हर शख्स के लिए वॉक जरूरी है, उसको वॉक करनी चाहिए, या किन लोगों को वॉक नहीं करनी चाहिए? अल्लाह ना करे जिस तरह का आपको खुदा ना खासा बहुत शदीद किस्म का ऑर्थराइटिस हो गया, ठीक है ना, या आपको कोई हड्डियों का बहुत बड़ा मसला है जिसमें डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं कि आपने इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, ठीक है ना, आपने इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देना, तो वो तो एक स्पेशल केसेस होते हैं ना। अल्लाह ना करे वो सबके साथ हो, या किसी के साथ खुदा ना खासा कोई ऐसा हो जाए कि एंकल स्ट्रेन हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, अल्लाह ना करे कोई डिस्क का प्रॉब्लम हो गया, देखिए वो प्रॉब्लम्स और है, उसमें तो फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है कुछ है। लेकिन जो एक नॉर्मल इंसान है जिसकी छोटी मोटी चीजें हैं, बल्कि मैं बताऊं आपको, फीमेल्स जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का इश्यू आता है उन सबको हम कहते हैं कि आप वॉक करें। वॉक से किसी किस्म की भी डिस्क हिलने का खतरा नहीं होता अनटिल और अनलेस आप भागना ना शुरू कर देना। एक नॉर्मल तरीके से एक अच्छा जूता पहन के बैलेंस अपने आप को रख के वॉक करें, क्योंकि योगा में भी आपकी कमर बहुत बेंट होती है और हम अब मना कर रहे हैं कि इतना ज्यादा बेंट अपनी कमर को मत करें कि जिसकी वजह से आपके डिस्क जो है वो डिसलोकेट होने का खतरा लग सकता है या गैप आने का प्रॉब्लम हो सकता है। वॉक में ऐसी चीज कुछ भी नहीं होती है, एक सही आपका जो है ना स्पीड आपकी होनी चाहिए। स्टार्ट आप हल्के से करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते आप करें। लेकिन जब अपनी वॉक आपकी बॉडी को आदत नहीं है तो पहले 5 मिनट की, फिर 10 मिनट की, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपने इसको 45 मिनट पे आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी इजाजत से एक जुमला बढ़ा दूं? जी 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 आगा जी प्लीज। जिन लोगों का पैर फ्लैट फुट है जी, वो लोग बहुत अच्छे शूज पहने बगैर अकॉर्डिंग टू फुट, अगर वो जूते नहीं पहनते, शूज नहीं पहनते, तो उनको वॉक नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो अपने शूज को बेहतर न कर लें, अपने पैरों की शेप के लिहाज से अपने सोल को मैनेज न करें। उन्हें फिर वॉक करना नुकसानदेह हो जाता है, उनके लिए एहतियात करनी इंतहाई जरूरी। आगा जी, किस तरह का नुकसान होता है? आप किस तरह के नुकसान की बात कर रहे हैं? देखिए, फ्लैट फुट अगर किसी का है और वो वॉक कर रहा है तो उसके घुटने के जोड़ों की बैलेंस में खराबी आनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद उनके घुटने के जोड़ खराब हो जाएंगे। हमारे यहाँ फौजी माशरे में तो डेफिनेटली लोगों को इस बात का इदराक है कि फ्लैट फुट कितनी खतरनाक चीज है। मैं ये दावा करता हूं कि पूरी दुनिया की किसी भी आर्मी, किसी भी फोर्सेस में फ्लैट फुट नहीं होता। फ्लैट फुट अगर होगा तो वो मेडिकल में फर्स्ट स्टेज पे नाकाम हो जाएगा। तो फ्लैट फुट जो है वो उसके लिए मार्च करना, वॉक करना बहुत खराब चीज होती है। हम एक शोएब अख्तर नामी जो हमारा रावलपिंडी एक्सप्रेस क्रिकेट का खिलाड़ी था, हम उसे जाये कर चुके हैं बिकॉज कि उसका पैर फ्लैट फुट था और वो अपनी स्पीड से बॉलिंग तो करा रहा था, लेकिन ये अवेयरनेस वो किसी ने नहीं दी थी कि तुम्हारा पैर फ्लैट है, तुम्हारे घुटने जल्दी खराब हो जाएंगे। लिहाजा वो बेचारा अपनी जिंदगी जो कैरियर था उसने खराब कर दिया। तो मैं सिर्फ उसको सामने रख के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने फ्लैट फुट की वजह से, अगर जब तक कि आपके शूज उतने अच्छे ना हो कि फ्लैट फुट को मैनेज कर सकें, आप वॉक को एहतियात से कीजिए। और डॉक्टर साहब की राय बिल्कुल ठीक है कि वॉक करनी चाहिए, लेकिन अगर फ्लैट फुट को मैनेज कर लिया जाए तो फिर आप जरूर वॉक कीजिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वॉक करना। 5 से शुरू कीजिए, आधा घंटे तक, पौना घंटे तक ले जाइए, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, वॉक हमेशा सूरज की रोशनी में कीजिए जी। निकलते हुए सूरज की रोशनी बच्चे के जो जुवेनाइल जॉन्डिस होता है उसको ठीक कर सकती है।
तो निकलते हुए सूरज की रोशनी आकर आपकी उम्र नहीं पूछती, वो आपके लिवर के अफाल को ठीक करती है। और अगर आप सुबह के वक्त वॉक कर रहे हैं निकलते हुए सूरज की रोशनी में, तो आप यकीन कीजिए कि जो वॉक से फायदा होता है उससे ज्यादा आपके लिवर को फायदा होता है, आपके हजम के निजाम को फायदा होता है, और बहुत सारे मामलात आपकी जिंदगी के बेहतर होते हैं। वो लोग जो रात को वॉक करते हैं उनके बारे में मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है कि मैंने सुबह 9वीं क्लास में पढ़ा था कि जो दरख्त हैं वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं सुबह के वक्त और रात को कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि रात के वक्त सूरज ढलने के बाद अगर वो वॉक कर रहे हैं तो उनके जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बेहतर होगा, ऑक्सीजन का लेवल बेहतर नहीं होगा। बहुत आला आगा जी, कितनी आपने ज़बरदस्त ये बात की है। वाकई हम बचपन से ही अपने तदरीस में आए हैं और अभी भी फिर मगर ये है कि शायद लगता है कि हमें याद ना रखने की भी एक बीमारी हो चुकी है। हम इस मौजू को आगे आके मज़ीद बढ़ाएंगे। ब्रेक पे जाते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने आगा जी की बात सुनी कि वॉक करने के भी कुछ आदाब हैं। अगर आप फ्लैट फुट हैं तो आपने किस तरह के शूज़ लेके वॉक करनी है, और सुबह के टाइम वॉक करने की कितनी फ़ायदियत है और रात को वॉक करने के कितने नुकसान हैं। बात वही है कि किसी चीज़ को भी करने के लिए अगर उसका आप टाइम टेबल या उसके प्रिंसिपल्स या उसके रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो वो चीज़ बजाय आपको फ़ायदा देने के उल्टा नुकसान ही पहुंचाएगी। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, मैं आपसे ये पूछूंगी कि जैसे अभी आगा जी ने भी बात की, बीनिश भी ये बात कर रही थी कि मौसम के असरात होते हैं, सारा कुछ अपना है। आप डाइट प्लान भी देती होंगी। अब जैसे ये बड़ी ईद पे जो लोग एक शायद नफ्सियाती तौर पे मैं समझती हूँ कि चले जाते हैं कि जैसे बहुत कम गोश्त खाते हैं, कि जाहिर है कुछ महंगाई का भी दौर है, किसी को अमराज कल्ब की वजह से मना किया गया है, ये यूरिक एसिड है, तो जब वो चीज़ घर में पकती है तो हमें कोई ऐसा कैसे तरीका, आप उनको माइंडसेट को कैसे चेंज करती हैं कि जी आपने प्लीज़ इतना खाना है, ये इतना खाना है? जी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मैं अक्सर रिकमेंड करती हूँ कि गोश्त को सब्जी के साथ बनाएं। सब्जी, दाल और हमारी जो सीजनल जो मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल आप अपने गोश्त जो मीट प्रोडक्ट है उसके साथ ज़रूर करें। फिर आप कॉर्न्स, बीन्स, ऑलिव्स, थोड़ा सा मीट पोर्शन बना के एक हेल्दी सैलेड बना सकते हैं कि आपका मतलब आपको पता है जो वेजिटेरियन बॉडी होती है, लैक्टो ओवो वेजिटेरियन बॉडी होती है जिसमें अंडे मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ मीट, मतलब थोड़ा मीट होता है और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक हेल्दी बॉडी क्रिएट करता है। आपने देखा होगा कि अर्लियर पीरियड से सब कॉन्टिनेंट यानी बड़े सगीर में मतलब बहुत से लोग जो हैं वो मीट लवर्स हैं, पर जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं वहाँ पे वेजिटेरियन फूड और पल्सेस का इस्तेमाल यानी दालों और सब्जियों का बहुत इस्तेमाल किया जाता था और बड़ी लजीज बनाई जाती थी। मतलब जैसे आपका मतलब गोश्त की कोई आइटम बन रही होती है वो उस तरह अपनी दालों को इतना प्रेफर करते हैं, इतने मज़े की तड़के लगाते हैं। तो कोशिश करें कि आपने पूरे दिन मतलब एक वक्त में 200 to 300 ग्राम आप मतलब 3 से 4 या 4 से 5 बोटियाँ, ये मैक्सिमम मिनिमम आपकी, क्योंकि लोग जब खाना शुरू करते हैं तो बाद में कह रहे होते हैं मैं तो 1 किलो खा गया, मतलब रोश हो गया और ये मटन और बीफ और आपको पता है दुम्बा कढ़ाई और इस तरह की चीजें, तो वो बड़े फख्र से बताते हैं, जबकि ये वो वाहिद चीज है आपको, अगर आप उस तरह से है कि आप नॉर्मल रूटीन में, आपको पता है नॉर्मली भी गोश्त अगर 7 डेज अ वीक है, हफ्ते के 7 दिन है, तो आपको रिकमेंडेड जो मीट आइटम है ना वो आपको 1 to 2 डे है। उसके बाद आपने जो प्रोटीन्स अपने पूरे करने हैं वो आपने प्लांट सोर्सेज से पूरे करने हैं। मीन टू से दैट आप लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, उसके अलावा पल्सेस जैसे दालें हैं उनको अपनी डाइट में ऐड करते हैं, क्योंकि जब भी आप एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो वो अंदर डेपोजिशन हो जाती है, जब आप प्लांट प्रोटीन लेते हैं तो वो अंदर आपकी ब्लड में जमता नहीं है, उसकी डेपोजिशन नहीं है। तो बेसिकली हमने करना क्या है, जैसे मैं अगर मुझे लगता है कि जैसे जो हमारे पास पेशेंट्स है, जो लोग आते हैं ना, उनकी 95% उनकी काउंसलिंग होती है, 5% उनको डाइट प्लान फॉलो करने के लिए कहा जाता है। काउंसलिंग में ही इंसान का जो माइंड है वो मेडअप किया जाता है कि आपने कुछ चीज़ों से अवॉइड करना है, लाइक टू से दैट बगैर चने आटे की रोटी का इस्तेमाल यानी चौकर वाली रोटी का इस्तेमाल करें। चावल खा रहे हैं तो उसका पोर्शन साइज कंट्रोल करें, क्योंकि देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मतलब ये मैक्रो मिनरल्स हो गए, फिर माइक्रो मिनरल्स हो गए, विटामिन्स, मिनरल्स,
फिर वाटर इनटेक, ये तमाम चीज़ों का जो एक मतलब मतवाजन इसका इनटेक है, ये हमें लेके चलता है थ्रू आउट द लाइफ। और आप जो खाते हैं वो आपकी एनर्जी में चेंज होता है और रिबिल्ड करता है और आपको लाइफ स्पेन में लेके चलता है। तो मेरा ये मानना है कि डॉक्टर आपकी बात है, डॉक्टर जवेरिया बिल्कुल सही है, मगर वही बात है ना, एक हमारा जैसे कहते हैं ना कि माइंडसेट ऐसा बना दिया गया है कि उसमें ये कहते हैं कि जी आपने तो हमने सारा साल नहीं खाया, अब साल का गोश्त अगर आप 4 दिनों में खाएंगे तो फिर आपका क्या हाल होगा। आपको पता है लोग अभी हमें सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, पर जैसे ही उनके सामने मोतीचूर बिरयानी और रोश और क्या कहते हैं मजे मजे की मटन की और बीफ की डिशेस आएंगी, कबाब आते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि हमें कंसल्टेंट ने कुछ कहा था, क्योंकि उनको ये पता होता है कि सामने खाना है और पढ़ना है और जो ईद की यही फेस्टिविटी है। क्योंकि कई लोग जो कि दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, कई बीमार हैं, तो मैंने उन लोगों को ऐसे भी देखा है कि वो कहते हैं खाना पीना ही तो जिंदगी है, अगर खाने में 10-20 डिशेस ना हो तो समझ नहीं आती कि खाना कंप्लीट है कि नहीं। तो पहली बात है कि सेहत है तो आप है तो सबसे और सिलसिले हैं, तो ये तमाम चीजें हैं, प्रोडक्शन है, ग्रोथ है, हमारा एग्रीकल्चर है, अल्लाह ताला ने हमें फल सब्जियों में मीट प्रोडक्शन में अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत दी है, पर इस नेमत का राइट डायरेक्शन में राइट टाइम पे इस्तेमाल मतलब इट्स लाइक दैट कि वो पंजाबी की कहावत है ना, वेले दिया नमाजा वेले दिया टकरा, मीन टू से दैट आपने टाइम कोई चीज ऊपर नीचे कर ली, इट मेक्स योर लाइफ लाइक मेस ना, चाहे वो फिर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर वो आपका अपना आप है, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं बिल्कुल डॉक्टर जवेरिया, आपने बात मिसाल भी बहुत मज़े की दी है और बड़ी बर वक्त दी है, बहुत अच्छी दी है। अच्छा आगा जी, जैसे ये बात अभी हो रही है, एक मेरे अपने भी दिमाग में एक सवाल ये बड़े अरसे से था कि मैंने कहा इंशाल्लाह आगा जी से मैं पूछूंगी। ये आप देखें, पहले हमें घी पे बनास्पति घी, जो जैसे मेरा भी बचपन में इसमें, फिर उसके बाद हमारी जवानी आ गई कुकिंग ऑयल पे, अब हमारे बुढ़ापे में आके अब हमें देसी घी दे दिया गया। ये आखिर क्या हो रहा है हमारे साथ? कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मार्केटिंग हो रही है। सही है, सिर्फ मार्केटिंग हो रही है। देखिए जो चीज रिसर्च के तौर पर साबित की जाती है उसमें बहुत सारी चीजें तजर्बे के बाद आती हैं जी। जब वनस्पति घी आया था तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता था और बाद में पता चला कि वो पेस्चराइज करते वक्त कुछ अज्जा रह जाते हैं और वो वनस्पति घी को सेहत के लिए खराब कर देता है जी। फिर उसका अल्टरनेट ऑयल आ गया, इस ऑयल में फिर नए मसाइल आ गए, इसलिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है वो पाम ऑयल है। आपने पाम ऑयल कभी बिकते हुए देखा है? पाम ऑयल सारा जो है ब्लेंडेड ऑयल में इस्तेमाल होता है। तो फिर वो नए मसाइल पैदा हुए, ये तमाम चीजें वक्त के, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें वापस नेचर की तरफ जाना है, हमें वापस घी की तरफ जाना पड़ेगा। चाहे आज हम गाय के घी के नाम पर जा रहे हैं, कल हम किसी और घी के नाम पर जाएंगे, हमें वापस नेचर की तरफ जाना है। और जितने अब शहर तरक्की कर रहे हैं, कुछ अर्से के बाद इंशाल्लाह देहात जो है वो तरक्की करेंगे। लेकिन जो हमारे डाइट प्लान हैं, इनके बारे में 2 जुमले मुझे कहने जी। हमारी डॉक्टर फरमा रही थी कि आड़ू खाने, इस पूरे हिस्से में जो फ्रूट एक रह गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अंगूर जी। अंगूर को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ वो कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है बल्कि हजम के निजाम को ठीक करता है। दूसरा फ्रूट जिसका जिक्र रह गया वो है पपीता, जिसमें पेपिन बहुत ज्यादा होता है और वो गोश्त को न सिर्फ गलाने के लिए बल्कि गोश्त को हजम करने के लिए भी वो फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में एक जुमला जरूर कहना चाहूंगा जी। आपके सालन में जितना ज्यादा शोरबा है उतनी ज्यादा बीमारी आपसे दूर है, जितनी आपके सालन में शोरबा कम हो जाता है आपकी बीमारियां उतनी करीब हो जाती हैं। बिलाशुबा आगा जी, बात यही है कि बिल्कुल एक मार्केटिंग ने तो हमारी खुराक को बिल्कुल इतना बदल दिया है, कढ़ाइयाँ चल पड़ी हैं, शोरबों का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ऊपर से जंक फूड आ गया ऐसे। बस ये लास्ट मिनट चल रहे हैं, बिनिश मैं आपसे भी लास्ट यही पूछूंगी कि ये एक कोई पॉजिटिव ऐसा मैसेज, और ख़ास तौर पे वो भी लोग जिनको दांतों के अमराज होते हैं वो किस तरह की अपनी ईद कुर्बान मना सकते हैं? देखिए पॉजिटिव मैसेज में मैं यही कहूंगी कि पहली बात तो वही बात है कि देखिए दांतों का अमराज होते हैं तो आप भी वेरी फ्रैंकली
हमारी जो कौम है वो डॉक्टर के पास जाते हुए बहुत घबराती है और उनको कपड़ों वाले डिजाइनर के पास जाने का बहुत शौक है ना। डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं, प्लीज अपना ट्रीटमेंट कराएं। ऑब्वियसली वो डॉक्टर्स हैं, वो बेवकूफ तो बैठा बनिए ना मार्केट में कि वो आपको गलत गाइड करेगा। तो अपने ना दांतों की ट्रीटमेंट जरूर कराएं और च्यूइंग की एक खास किस्म की एक्सरसाइजेस होती हैं, वो सीखे कि हमने कितना चबाना है। हर निवाले को कम से कम 20 दफा चबाने की आदत तो डालें ना। लोग चबाते ही नहीं खाना, ऐसे निगल लेते हैं जैसे पता नहीं क्या जल्दी हो रही होती है उनको खाना खाने की, पता नहीं क्या मुसीबत होती है। तो दांतों के अमराज वालों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनसे चबाया नहीं जाता सही तरह। उनके प्रॉब्लम्स जो भी होंगे, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ डेंटिस्ट, तो उसमें जो भी आपको समझाते हैं उन गाइडलाइंस को माने और फिर फ्लॉस वगैरह जरूर करें, फ्लॉस वगैरह करें बिल्कुल, और दांतों की हिफाजत का रखने। जी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आगा जी तहे दिल से बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जावेद आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बेनिश आपका बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, बात यह है कि सुन्नत इब्राहिमी है क्या, इसके पीछे जज्बा क्या था, ये ज़रूर अपने बच्चों को बताइएगा, अपनी नौजवान नस्ल को बताएं कि इसके पीछे जो एक जज्बा था, क्या वो सिर्फ गोश्त खाना था कि अल्लाह पाक ने क्या दर्स दिया था। इस ईद के साथ ये भी याद रखें और दुआ है कि ये समाजी बदहज़मियाँ अपनी ज़ुबान से ना निकालिए, अपने ज़ुबान को भी कभी डाइट प्लान पे लेकर आएँ, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।